तो अब क्वेश्चंस करते हैं जेई के। लास्ट टाइम हमने SN1 SN2 पे क्वेश्चंस किए थे, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर आज हम SNAR पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो IIT JEE 2008 में आया था, बोलने बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है। अभी 4 ऑप्शन भी थे, मैं ऑप्शन नहीं बनाया, आप खुद सोचो क्या लगता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, मतलब SN2 हो सकता है ना, क्योंकि ये सॉल्वेंट SN2 का है, पोलर A प्रोटीन। और ये क्या है? PHS, मतलब क्या हो गया? PHS माइनस Na+ होगा कि नहीं है? तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्ट है? है ना, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? जो कार्बन अटैच टू, अब इस ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इन पे करेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से पीड़ित है, तो जल्दी निकलेंगे नहीं। तो कौन सा, अगर ये माइनस पार्ट इस कार्बन पे अटैक कर दे, है ना, जो कि डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है, क्योंकि Br से जुड़ा है, तो थोड़ा पोलैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे ये कार्बन क्या होगा, इस पे अटैक करेगा तो Br निकलेगा कि नहीं? तो क्या बनना चाहिए? क्या ये ऐसे बैक साइड अटैक होगा कि नहीं? मैंने दिखा ऐसे दिया, पर पीछे से अटैक होगा ना। SN2 में बैक साइड अटैक होता है। हाँ, ये कायरल सेंटर है ना, कायरल कार्बन है, तो कायरल सेंटर में बैक साइड अटैक होगा। मान लो यहाँ CH3 डाला, तो यहाँ पे हम डैश डाल देंगे, मतलब उसके ऑपोजिट पे क्या लग गया? SPH। देखें ये, और बाकी तो सेम ही रहेगा। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो देखते यही ऑप्शन है, यही आंसर है कि हाँ यही आंसर, ठीक है ना। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट वाले पे। तो दिस इज डन। यहाँ आ जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स। कौन सा हैलाइड है भैया? ये पहला, ये देखो किसका? SN1, मतलब बेसिकली रेट ऑफ SN1 पूछ रहे हैं। किसका SN1 ज्यादा होगा? CH3 CH Cl दे दिया, CH2 CH3, क्या करें? कार्बोकेटायन बना ले। SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ से Cl मिटा के मैंने, यानी कि इसका कार्बोकेटायन मैंने यहाँ बना लिया, सेकंड वाले का कार्बोकेटायन मैं इसके नीचे बना ले रहा हूँ, है ना। जब Cl निकलेगा तो यही कार्बोकेटायन बनेगा, और उस वाले का मैं यहाँ बना ले रहा हूँ पैरा। क्या लिखा है? पैरा। पैरा पोजीशन पे OCH3 है, C6H4 ये हो गया, और क्या हो गया? CH2Cl। यही चीज तो है। तो जब Cl हटाओगे तो इस पे क्या चढ़ेगा? प्लस। यानी कि जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो यहाँ बना लिया मैंने, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर दिया था उसका कार्बोकेटायन, और ये थर्ड वाले। अब बताना है, देख लो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये तो बेचारा बहुत ही पीड़ित है कि नहीं? हाँ, तो B पीड़ित है, एक 1 अच्छा है, 1 अच्छा है। देखते हैं ये अच्छा है कि नहीं। देखो पहले बताते हैं, OCH3 है, OCH3 कैसा ग्रुप है? -I एज वेल एज +M। +M से क्या करेगा? डेल्टा नेगेटिव यहाँ चढ़ाएगा, डेल्टा नेगेटिव यहाँ चढ़ाएगा, और यहाँ डेल्टा है। तो ये नेगेटिव और ये प्लस है ना, ये क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, नहीं? तो ये स्टेबल लग रहा है अपने को। तो ये यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, +H इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहा है, +I एज वेल एज +H। और यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे +I और +H, बट यहाँ +H कम है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू यहाँ 2, और यहाँ पे क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू? 5। तो देख लो, B है क्या ऑप्शन? B है ना? हाँ, तो ये सही हो गया, B ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर +M से स्टेबल हो रहा है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव दोनों से स्टेबल हो रहा है। तो हाइपर, हमने पढ़ा है मेसोमेरिक डोमिनेट्स हाइपर देन इंडक्टिव जनरली। तो +H यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो सबसे अच्छा कौन स्टेबल? थर्ड वाले का। ये सबसे ज्यादा रेट ऑफ SN1 देगा, क्योंकि इसका
सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल, फिर फर्स्ट वाला मतलब ये, और लास्ट में ये, क्योंकि इसका हाइपर कंजूगेशन सिर्फ 2 है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें ये है, मोस्ट स्टेबल ये है, बीच में ये आएगा, ठीक है ना। तो इजी है, मतलब हम लोग कितनी बार कर चुके। तो हमने ये खत्म कर दिया SN1 SN2। जेई वे के देख रहे हो सवाल कितने आसान आ रहे हैं, कर लोगे ना ये सब? यस सर। बेटा दे यस सर। नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ेंगे SNAR। क्या पढ़ेंगे? SN2AR, बाइमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी तक क्या हो रहा था कि बेंजीन रिंग जब ये एलिफेटिक था, है ना, तो SN2 होता था। हमने SN2 कैसा बनाया था? ऐसा होता है, और ये बन जाता, ये SN2 था कि नहीं, बोलो यस जो भाई दूर बनता है कि नहीं, यस और X माइनस, यस। बट यहाँ पे एलिफेटिक था। एरोमेटिक में जब यही सेम कहानी होने लगे तो क्या बोल देंगे? SN2 यार, मतलब यहाँ X है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये अटैक जल्दी होगा क्या? नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी रेयर, बहुत कम होते हैं, इनकी रेट बहुत स्लो होती है, ठीक है, जनरली। मतलब ये अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे अटैक करे और X निकल जाए, तो ये 90% केसेस में नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आइडियली। अगर हो गया तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं? SN2 है, ठीक है। SN2 जैसा ही है, बस एरोमेटिक सिस्टम पे, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बताओ? वाई आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये SN2 में, सॉरी SNAR वाले रिएक्शंस होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, ना, हेलोअरीन्स में। मतलब ये क्या है? हेलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो? क्यों होता है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस में जा सकता है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर PDBC ड्यू टू रेजोनेंस, उसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जा रही, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जा रही, बॉन्ड लेंथ कम हो रही, तो रिएक्ट ये जल्दी टूटेगा नहीं। दूसरा रीजन कि ये sp2 कार्बन है, ये कैसा है? sp2, और sp2 कार्बन क्या होता है? थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, और X भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो sp2 भी खींचना चाहेगा, X भी खींचना चाहेगा, तो कोई नहीं खींच पा रहा ढंग से, तो बॉन्ड लेंथ फिर नहीं बढ़ रही, तो ये फिर से स्ट्रॉन्ग रह रहा है बॉन्ड, ना इधर बढ़ रही बॉन्ड ना उधर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी भी जितनी थी उतनी रह रही है। तीसरा, अगर हमने SN1AR सोचा होता तो हम क्या बनाते? कार्बोकेटाइन, बट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि sp कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव, तो ये अनस्टेबल होता है। तो अगर X निकल भी गया, मान लो अगर हमने कार्बोकेटाइन बना भी लिया, तो वो उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, जो कि sp पे प्लस, क्या sp क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर पॉजिटिव अच्छी बात नहीं होती है, अनस्टेबल। तो ये सारे रीजंस है कि व्हाई एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर डिफिकल्ट बट एलिफेटिक इज इजी। तो ये रिएक्शन आसानी से हो रही, डिफिकल्ट इसके लिए क्या डालना पड़ेगा? स्पेशल कंडीशन में होगी। क्या होगी? स्पेशल कंडीशन। हाँ, तभी होगी स्पेशल कंडीशन। मतलब क्या हो गया? हाई टेम्परेचर बहुत बढ़ा दो, प्रेशर हो जाए, है ना, इस टाइप का कुछ कैटलिस्ट डाल दे, कुछ तो करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन होती है? एक और कंडीशन होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हम क्या जोड़ दें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, अभी आगे आएगा, पहले यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं इस पे रिएक्शन कौन सी है। तो एक रिएक्शन होती है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड है? इसके ऊपर है। तो इसमें क्या होता है डाउस प्रोसेस में? देख लो, ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए जब हमने NaOH, देखो टेम्परेचर क्या डाला? 623 केल्विन, प्रेशर कितना डाला? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके रिएक्शन हुई, फॉलोड बाय H+, तो यहाँ बन गया फिनॉल। हाँ या ना? मेहनत लगी कि नहीं इसको बनाने में? इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लग गया,
ये बहुत आसानी से तो नहीं हो रहा होगा। ये डाउस प्रोसेस था और इसमें क्या हो रहा होगा, कौन सी रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट हियर, कार्बाइनाइन। अरे जब Cl यहाँ था, मान लो H- ने अटैक कर भी दिया है ना, तो पहले क्या होगा, बॉन्ड ऐसे खुला होगा और बॉन्ड ऐसे खुला होगा तो यहाँ पे 100% माइनस आया होगा और यहाँ पे क्या लग गया, OH तो था ही और Cl तो था ही, OH भी आ गया। ऐसा बन गया कि नहीं? तो ये कैसा स्पीशीज है, यहाँ माइनस आ चुका है, माइनस आ गया मतलब क्या हो गया, कार्बाइनाइन। यानी कि रेट ऑफ SN2R SNAR या SN2AR is directly proportional to stability of carbanion आयन। Yes. जितना स्टेबल कार्बाइनाइन, अब ये जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, क्यों? Yes. जैसे कार्बोकेटाइन स्टेबल होता था तो SN1 जल्दी होती थी, वैसे ही कार्बाइनाइन स्टेबल होगा तो SN2 जल्दी होगी। तो रेट ऑफ SNAR इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइनाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। और किस पे रेट डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ SNAR इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव नेचर है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन अटैच टू हैलोजन, उस पे भी ये डिपेंड करता है। मतलब भाई डेल्टा पॉजिटिव कितना है कार्बन अटैच टू हैलोजन, नोट कर लो। तो SN2AR के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन बेसिक दे दी है, अभी हम डिटेल में करते हैं। SN2AR पे रिएक्शन कौन सी बेस्ड है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में ये हो रहा है क्योंकि ये मुश्किल से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन हमने लगाया टेम्परेचर प्रेशर का, तब जाके हुई है, ऐसे हो नहीं रही थी। और क्या बन गया, फिनॉल। क्या अगर मैंने यहाँ एक्वस कीवर्ड डाला होता, अगर मैंने क्लोरोबेंजीन में एक्वस कीवर्ड डाल दिया होता तो क्या फिनॉल बनता, नहीं बनता। हमने बताया था ये नहीं हो सकता, ऐसे मत लिख देना। बट यही हमने OH ले लिया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो ये फिनॉल बन गया, नोट करो। ठीक है, बताओ ये पहला क्वेश्चन, which gives more SN2AR, मतलब SN2AR किस में ज्यादा होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा यहाँ पे तो जल्दी होगी रिएक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या होता है, बेटर Cl, बट यहाँ लीविंग ग्रुप को इतनी इज्जत नहीं मिलती है। यहाँ क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये कार्बन ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से जुड़ा है ज्यादा, और ये वाला डेल्टा कम, डेल्टा पॉजिटिव कम है, तो ये वाला इस बार ज्यादा SN2AR देगा। यहाँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी की उतनी इज्जत नहीं है, समझ में आया? तो यहाँ पे कहीं मैंने नहीं लिखा कि लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन अटैच्ड टू X, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, उससे मतलब है। SN2 अलग था, उसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी थी, यहाँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2। ये NO2 कैसा ग्रुप होता है, -I भी होता है और -M भी होता है, -I -M है ना, तो ये क्या करेगा, -I से
क्या खींचेगा, कहाँ पे जब नेगेटिव आएगा, जब यहाँ नेगेटिव आएगा हाँ तो इस नेगेटिव को ये माइनस आई से स्टेबलाइज कर देगा हाँ और माइनस एम से भी स्टेबलाइज कर देगा। हाँ समझ आ रही बात? तो इसलिए ये ज्यादा है, मैं इसको करके बता देता हूँ। ये देखो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है, यहाँ NO2 लगा था, NO2 को ऐसे दिखाते हैं हम। हाँ तो यहाँ पे जब Cl है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल मान लो अटैक किया, जब अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर खुला, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। इसका ये देख लो ना, जब ये आया तो क्या बना, यहाँ पे Cl तो था ही, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ गया और फिर यहाँ पे क्या आया, NO2 आया ना। अब ये NO2 क्या कर रहा है, इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है, अरे रेजोनेंस में भी स्टेब ले जा रहा है। दूसरी बात, माइनस आई से भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो माइनस एम और माइनस आई से दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है ना, ये स्टेबल कार्बोनायन बन रहा है, इसलिए इसकी रेट ज्यादा। बट यहाँ पे ऐसा यहाँ नेगेटिव आता, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ये कुंफू मैकेनिज्म है, क्या है ये बोलो, कुंफू में क्या होता है बताओ? अबे रेसिस्ट मत बोलो। मारपीट हाँ ये देखो, ये क्या हो रहा है, यहाँ Cl है ना, ये न्यूक्लियोफाइल आया इस पे, तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया और इसको धक्का मार के निकाल दिया। ऐसे नहीं फ्लिप करते हो जाता है वो, लात मार के आगे निकाल देता है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक किया, ये बॉन्ड जैसे रोटेट हो, मतलब ये ऐसे एक बार में नहीं हो रहा है, रेजोनेंस करते करते घूम रहे हैं, फिर ये नेगेटिव इधर आएगा ना, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, ऐसे करते फिर ऐसे घूमते घूमते Cl को अल्टीमेटली निकाल पाएंगे। इसी को मैंने एक ही बार में दिखा दिया जो, और यहाँ क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल और Cl निकल चुका। तो इस तरह से हो रही है, इसलिए लिविंग ग्रुप की यहाँ कोई इज्जत नहीं है, समझ में आया? क्योंकि उसको अपने स्टेबिलिटी से मतलब, उसको लिविंग ग्रुप से ज्यादा बोले रहता है। तो ये नोट कर लो, जो भी नोट करना है इसमें, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए, नोट करो। क्या लिख रहे हो गया? So how can you increase the rate of this reaction SNAR? By rate of SNAR can be increased by the presence of electron withdrawing group, EWG मतलब electron withdrawing group at ortho or para or both positions, और ortho and para both है ना, together। समझ रहे हो? क्यों समझ में आ गया वो? तो क्यों तो रीजन तो पता ही है, मेटा से तो ऑपरेट नहीं करेगा रेजोनेंस, तो मेटा पे लगाने को मतलब नहीं। तो देखो क्या हो जाता है, जब मैं रिएक्शन देखो, जब मैंने यहाँ देखो क्लोरीन, ओरिजिनल क्या थी रिएक्शन, यहाँ लिख रहा हूँ, ओरिजिनल क्या हो रहा था, डाउस प्रोसेस है ना, देखना कंपेयर करना, डाउस प्रोसेस की जो रेट थी उसमें फर्क आएगा। ये हमारा था, ये हमारा डाउस प्रोसेस में लिख दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए अभी, ये देखो ये था। अब इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, Cl है और यहाँ पे हमने एक बार NO2 लगा दिया, कहाँ पे बताओ, पैरा पे। तो पैरा पे लगाने पे रेट बढ़ना चाहिए, कैसे दिख रहा है वो, NaOH तो लिया पर हमारा टेम्परेचर इस बार कम हो गया, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कम हो गई ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाया तो उतना हीट नहीं करना पड़ेगा, 623 केल्विन तक हीट नहीं करना पड़ेगा, अब सिर्फ 443 में ही काम चल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, OH और NO2 आया ना। अब ये एक हो गया। दूसरा देखो, अगर हमने एक और गेम खेल दिया, हमने क्या किया, इसके ऑर्थो पे भी लगाया और पैरा, एक ऑर्थो और एक पैरा पे लगाया, तब क्या हुआ,
और कम हो गया टेम्परेचर, 368 केल्विन ही हो गया, तो और कम मेहनत कर लगी, मतलब रेट बढ़ गया। टेम्परेचर कम होना मतलब यहाँ रेट बढ़ता जा रहा है नेचुरली। Cl की जगह बस OH लग जाएगा, बाकी ग्रुप तो ऐसे ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले को टच नहीं करेंगे। और तीसरा केस क्या है? तीनों पे लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे भी लगा दिया। तो अब क्या होगा, सिंपली वार्म करोगे वाटर के साथ, एक्वा NaOH अल्कलाइन मीडियम में क्या किया, NaOH हल्का सा लिया और वार्म किया वाटर के साथ, क्या हो गया, रिएक्शन हो गई, मतलब एकदम ही टेम्परेचर मिनिमम रिक्वायर्ड हुआ और क्या बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बन गया। तो पहले वाले में प्रेशर लगता रहा, किसी में प्रेशर ना, देख रहा हूँ, वही तो बोल रहे हैं, फायदा देखो, यहाँ पे प्रेशर भी लगा था, यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी, यहाँ से टेम्परेचर कम हो गया और कम लगा, यहाँ पे H+ डालो, और यहाँ पे क्या हुआ, और बस हीट करने मात्र से ही तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया। तो ये SNAR का रेट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ऑर्थो पैरा पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं। नोट कर लो, इतना ही है SNAR हमारे सिलेबस में। टेम्परेचर याद हो जाने चाहिए, टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो टेम्परेचर याद होने चाहिए, टेम्परेचर लिखे होते हैं तो वो टेम्परेचर्स याद होने चाहिए। मिटा दे, SNAR भी क्लियर हो गया है कि नहीं? ज्यादा डिटेल में हम नहीं, मैकेनिज्म में ऑलरेडी बहुत सी चीजें बता दी हैं, ये सिर्फ इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है ना, बाकी सेपरेटली कुछ चीजें डील की जाएगी बाद में, जैसे SNY बेंजाइन वगैरह, है ना, ये सब बाद में देखेंगे कभी, और सीनियर सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, सब ठीक है, ये समझ में आया। तो ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, है ना। अब हम चलते हैं सेकंड जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अभी 11th में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारी मैकेनिज्म समझा के, क्यों, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, है ना। क्लोरीनेशन के लिए Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे, है ना। ब्रोमिनेशन के लिए Br2 एनहाइड्रस AlCl, FeBr3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते थे, कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ दिस। और क्या करते थे, सल्फोनेशन के लिए ओलियम ले लेते थे, या SO3 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या कॉन्सेंट्रेटेड आजकल यहाँ ये भी चल रहा है। और इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते थे, और RCOCl AlCl3 ये जनरल था। और भी चीजें ले सकते हैं यहाँ पे, एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एस्टर भी ले सकते हैं, लेकिन ये जनरल था। ये दोनों रिएजेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आते थे। ये क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब R ग्रुप का जुड़ना, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन मतलब RCO ग्रुप का जुड़ना। तो वही बात, ये सारे रिएक्शंस किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
यानी कि इन जनरल क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक में कि एक H यहाँ पे होता है ना बेंजीन में हिडन, ये हट जाता है, इसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, इसकी जगह क्या लग जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और H प्लस निकल जा रहा है। ऐसे सोच सकते हो अभी, यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ EAS is proportional to stability of carbocation। क्या बोला? कार्बोकेटायन फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म है। कार्बोकेटायन बनता है, कुछ और बनता है, कार्बोकेटायन बनता है ना। तो EAS बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनफैक्ट हर साल ही आ रहे हैं EAS ऑलमोस्ट, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह पे तो बहुत आ रहे हैं, अल्काइलेशन मेसाइलेशन पे भर के आते हैं। तो ये अच्छे से आना चाहिए। अब इसकी मैकेनिज्म जनरल बता दे रहा हूँ, जैसे एक कोई एग्जांपल ले लो, क्लोरीनेशन ले लो, कौन सा ले लो, एल्काइलेशन ले लेते हैं, चलो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ और फिर मैकेनिज्म बता रहा हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, बेंजीन रिंग है और इस पे क्या लगा, इस पे हमने मान लो एल्काइल ग्रुप CH3Cl लिया और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है। तो क्या होगा, क्या बनता था, यहाँ पे CH3 लग जाता था कि नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल होता था, CH3 प्लस वाज द इलेक्ट्रोफाइल और HCl बन जाता था। ऐसा क्यों होता था, इसका मैकेनिज्म देखिए। ये हमने 11th में किया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ। मैकेनिज्म में क्या करते थे, स्टेप 1 कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते थे ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे, CH3Cl है और AlCl3 होता था कि नहीं। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसके ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज लेके अपना इसके ऊपर पोर कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव CH3 प्लस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा पहले स्टेप हमेशा होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, ये फर्स्ट स्टेप होता था। सेकंड स्टेप में क्या होता था कि जो अल्युमिनियम आयन बनता था, ये बेंजीन रिंग था, ऐसे बना देते हैं, इस बार थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे कौन पहुंचा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन इलेक्ट्रॉन अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रोफाइल के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन हुई। क्या हुआ यहाँ पे, देखो इसको ऐसे इमेजिन करो, नेगेटिव, जब भी डबल बॉन्ड आया तो इमेजिन करो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ क्या है नेगेटिव। मान लो यहाँ पे नेगेटिव मान लिया और यहाँ पे क्या मान लिया पॉजिटिव, है ना। तो बताओ CH3 प्लस पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला, तो इस पे ये अटैक कर रहा है, यानी कि और यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये हमने ऐसे बना लिया कि नहीं, देखो ये तो ऐसे ही था, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ प्लस जनरेट हो गया, आया ना, हाँ। और ये कार्बोकेटायन जो बना है यही स्टेबल होना चाहिए, देखो स्टेबल है क्या, देखते हैं ये रेजोनेंस में जा सकता है कि नहीं। जब ये इधर जाएगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, है कि नहीं। एक और बार ये रेजोनेंस से आगे लीनियर, तो यहाँ पे एक और बार इसका स्ट्रक्चर स्टेबल बना, यहाँ पे पॉजिटिव आया ना। तो बताओ डबल बॉन्ड कहाँ तक घूमा, इस मतलब ये रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक हुई, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक हुई कि नहीं, है ना। इसी के बीच में सारी रेजोनेंस हो रही है ना। तो इसका जो हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, यहाँ बना दे रहा हूँ, इसका हाइब्रिड ऐसा बनाएंगे, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या डेल्टा पॉजिटिव आया था, हाँ यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आया, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव आया और यहाँ पे क्या है CH3। कभी कभार ऐसे ना लिख के हाइब्रिड को ऐसे बना देते हैं बुक्स में, ऐसे कहते हैं यहाँ प्लस लिख देंगे। बात वही है कि ये पॉजिटिव स्फीयर है ना, समझ में आ गई बात। ऐसे लिखो चाहे, तो ये क्या रेजोनेंस हाइब्रिड, ये स्टेबल, ये मतलब ये जो है अल्युमिनियम आयन बन गया है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और बताया वीलेंट कॉम्प्लेक्स और पढ़ाया था। तो स्टेप 1 स्टेप 2 और अब क्या होगा स्टेप 3 पे, जो हमारा ये कार्बोकेटायन बना है कौन सा वाला, पहला वाला ले लेंगे, है ना, इसी को तो एक्सप्लेन करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, एक H जो हिडन था उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, उजागर कर दिया एकदम, है ना, बोला भाई आ जाओ तुम भी फोटो खिंचवा लो। H को बुला लिया जो अंदर हिडन था, यहाँ पे एक H हिडन था। अब इस पे क्या, किसका अटैक कराएंगे वापस, Cl था कि नहीं बोलो, और इस पे माइनस है ना। तो जब ये Cl इलेक्ट्रॉन अपना
लेगा इधर से बॉन्ड तोड़ेगा वापस किस पे अटैक करने के लिए, एच पे। क्यों क्यों ये एच पे अटैक करना चाह रहा है इधर से, क्योंकि जिससे एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाए, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल होता है कंपाउंड, है ना। तो ये रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए Cl बोल रहा है वापस मैं एच को अटैक कर लेता हूं, जिससे ये बॉन्ड इधर आ जाए तो बेंजीन रिंग वापस बन जाएगी CH3 के साथ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें पॉजिटिव चढ़ा होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से ही न्यूट्रलाइज हो गए, तो यानी कि यहाँ क्या बन गया, बेसिकली अल्टीमेटली यहाँ पे बना, ये बन गया मिथाइल बेंजीन टॉलिन, और साथ में क्या बन गया HCl। और कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्ट लेता है लेकिन अल्टीमेटली बाहर आ जाता है, तो ये LCl3 वापस आ गया। पहले स्टेप में कैटलिस्ट था और लास्ट में भी कैटलिस्ट जैसे, मतलब कैटलिस्ट है और ये लुईस एसिड भी है, तो यहाँ AlCl3 का रोल क्या था, लुईस एसिड कैटलिस्ट है ना। समझ में आया एग्जांपल? तो ये मैकेनिज्म तुम्हें आनी चाहिए। ये सारी फ्रीडर क्राफ्ट में, ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये स्टेप्स और ये स्टेप्स ऑलमोस्ट, मतलब ये वाला स्टेप हमेशा होता है बीच वाला, बाकी जनरेशन भी सेम ही होता है, बस अलग अलग तरीके से होता है। मतलब तीनों स्टेप्स के नाम सेम है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, डीप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या रीनियम आयन एंड डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रही बात? यस। ये तीनों में फिक्स है, तो नोट कर लो। मतलब ये स्टेप्स तीनों हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लगते हैं, इसी टाइप से होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि 11th क्लास में बताया हुआ है। हो गया? ये तो हो गया बेसिक। अभी इस चैप्टर में कैसे ये यूज हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो देखते हैं, उसके एग्जांपल्स। सब तुम्हारे 11th के नोट्स में है भाई, इससे ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। अब मैं तुम्हें सारी रिएक्शंस लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, कि जब हेलो एल्केन या सॉरी हेलो अरीन्स में ये अप्लाई कैसे होता है। तो ये देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो हेलोजिनेशन कर रहे हैं यानी क्लोरीनेशन, तो यहाँ क्या लेंगे, अब यहाँ बेंजीन पे Cl लगा हुआ है, तो ये भी क्या क्लोरीनेशन देगा? हाँ देगा। कैसे? जब AlCl3 के साथ क्या होगा, बताओ इन दोनों से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता था? Cl+ बनता है ना, इन दोनों मिक्सचर से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? Cl+। तो Cl+ कहाँ जाएगा? अब ये Cl कैसा ग्रुप है? ये वाला, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ ऑर्थो पे एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार Cl को यहाँ भेजेगा, इस Cl+ को ये वाला Cl कहाँ भेजेगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार पैरा प्रोडक्ट बन गया और एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया ना। मेजर हमेशा पैरा, ठीक है। ये हो गया क्लोरीनेशन। इसी तरह से हमारा मान लो नाइट्रेशन कर दिया हमने,
मान लो HNO3 H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है ना, और हीट कर दिया, अब क्या होगा, एंड इस मिक्सचर से क्या बनता है हमेशा, NO2 प्लस। तो NO2 प्लस अब क्या लगेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो हमने एक प्रोडक्ट बना लिया पैरा, याद रखना इसमें पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर। नेक्स्ट क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे और हीट कर दोगे, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड था, तो क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, मतलब यहाँ Cl के रिस्पेक्ट में यहाँ SO3H लग जाएगा, और यहाँ पे मतलब 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, और यहाँ 2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। ये सल्फोनेशन हो गया, ये क्या था, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये 3 हो गए। ये तो वही ब्रोमिनेशन भी कर सकते थे वैसे ही, जैसे क्लोरीनेशन था, उसको हमने इसलिए लिखा नहीं। RCl और AlCl3 इसमें वही सेम, सब सेम है, कर लोगे। अरे यहाँ पे भी वही सेम, AlCl, ये CH3Cl डाल दिए मान लो, AlCl3, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकला, CH3 प्लस, और CH3 प्लस कहाँ लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, देखो पैरा पे लग गया, और एक बार इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, क्योंकि Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, यहाँ पे ऑर्थो पे लग गया CH3। यहाँ पे ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गई, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। असाइल ग्रुप क्या होता है, RCO, RCO ग्रुप होता है असाइल। तो RCO ग्रुप यहाँ से उठ के इस पे पैरा पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, यहाँ लिख देता हूँ AlCl3, यानी कि यहाँ पे COR ऐसे आ गया, यहाँ Cl आ गया, समझ में आ गया क्या, नोट कर लो। तो ये सारे रिएक्शंस हो गए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर ऑलमोस्ट मैच में 2 लेक्चर, तो जेई कई चैप्टर अपना नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास में खत्म हो गए, एलोकेन, इसके सारे जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन लगा लेना पूरे। वैसे तो मैं अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले एक बार हो जाए, फिर अभी और क्वेश्चन। ऐसे करना, ठीक है। देखो ड्यूरिंग EAS मतलब एक नोट लिख लो, नोट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन the reactivity is controlled by the more stronger minus I group। और किसका माइनस आई की बात हो रही है, यहाँ देखो हैलाइड था ना बेंजीन रिंग पे, क्लोरीन था ना, तो क्लोरीन मैंने बताया था कैसा होता है, माइनस आई भी होता है और माइनस प्लस एम भी होता है, और मैंने ये पढ़ाया था कि इसका माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम को, बताया था ना, यानी कि सिग्मा बॉन्ड से जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, देन वो आगे दे रहा है, आगे उतनी जल्दी प्लस एम उतना शो नहीं कर रहा जितना वो इंडक्टिव शो कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड से खींच रहा है, ठीक है। पाई टू पाई ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं हो रहा जितना सिग्मा से खींच रहा है। तो क्या बोला, ड्यूरिंग EAS द रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड, या ऐसे लिख लो, I इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट या M इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये NCERT का लाइन है,
एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसमें कहीं नीचे में लिखा हुआ ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है जेई के लिए। समझ में आया? ये देखो इसका मतलब देखो, जब यहाँ पे अरेनियम आयन बना होगा, या देखो Cl अब लगा हुआ है, अरेनियम आयन बना होगा कि नहीं? कहाँ बना था? यहाँ। जब यहाँ CH3 आ गया मान लो, है ना, अरे यहाँ CH3 मान लो हमने फ्रीडल का पेंटाइलेशन ले लिया, तो उसमें यहाँ CH3 लगेगा तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसा होगा। सोच लो, ये Cl है ना, ये पहले ऐसा था, है कि नहीं? फिर या ऐसे बना लें इसको थोड़ा अच्छे से, और फिर क्या हुआ जब इलेक्ट्रोफाइल मान E प्लस लिखते हैं जनरल, इलेक्ट्रोफाइल पे इसने ऐसे अटैक किया था ना, जो भी इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप की बात हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ E लग रहा था, है कि नहीं? और यहाँ पे प्लस लग रहा था नीचे, और फिर क्या हो रहा था, जब ये रेजोनेंस में जा रहा था ऐसे करके, ये इधर जा रहा था, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्टीमेटली क्या बन रहा था, यहाँ पे प्लस आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा था, Cl इलेक्ट्रोफाइल, है ना, और ये ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही प्लस आया, इस प्लस को कौन दुखी कर रहा है, ये Cl माइनस आई दिखा के खींच रहा है, तो ये प्लस बहुत बढ़ जाएगा, प्लस बढ़ जाएगा तो ये रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी इसकी, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं द रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय मोर स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे अपना माइनस आई से खींच रहा है ना प्लस को, बट इसी प्लस को कौन पुश कर रहा है, प्लस एम इसका आगे इलेक्ट्रॉन देके, समझ रहे हो? तो वो इसका ओरिएंटेशन कंट्रोल करना, ना कि रिएक्टिविटी। समझ में आगे? नोट कर लो। तो ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन, ये प्लस एम से इसको खुश कर रहा है पॉजिटिव को, माइनस एम से दुखी कर रहा है, माइनस आई से, तो ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं और ये चैप्टर को आगे प्रोसीड करके ऑलमोस्ट 2 लेक्चर मैक्स लगेंगे खत्म करने में, तो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं।